हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस के दूसरे सेट के बारे में। पहला सेट मैंने कल अपलोड किया है, आप लोग अगर नहीं देखे तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप 10वीं में तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप अपना इसे टेस्ट कर लीजिएगा कि मेरा कितना नंबर आ सकता है या आपकी तैयारी कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपसे अगर प्रकाश से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या प्रकाश की चाल से संबंधित, तो ये आपको 2-3 प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे पहला नंबर होगा कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होती है, अर्थात निर्वात और वायु में क्या, तो वायु में कम होती है और निर्वात में ज़्यादा होती है। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-3 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। इसे 3 प्रश्न है, अभी आपको मैंने बताया। आगे अगला प्रश्न दूसरा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने में। आप इसका प्रयोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसका प्रयोग पढ़ लीजिएगा। 5 से 6 प्रयोग, इसका उत्तल का 3-4 होगा और अवतल का 5-6 है। इसको पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादातर यूज में आता है दाढ़ी बनाने के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो हमेशा अवतल होगा। तो ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। तीसरा नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए, आप अगर पहला वीडियो देखें तो उसमें भी मैंने बताया कि इसका एक ही संबंध होता है, F = R/2। ये आप याद कर लीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या लिखा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या /2 है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधी होती है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। साइड मिरर, आपको साइड मिरर जैसे साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका मतलब मेरा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस धनात्मक होता है और अवतल लेंस क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस रहता है तो मेरा माइनस होता है, पहले माइनस वाला आंसर मेरा कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ उत्तल लेंस है तो यहाँ प्लस में मेरा आंसर आएगा। इसका देखिए, इसका डायप्टर या लेंस की क्षमता निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, P = 100 फोकस दूरी F। इस फॉर्मूला पे आप बैठा देंगे तो P बराबर क्या होगा, मतलब पावर ऑफ लेंस बराबर 100 फोकस दूरी मेरे पास 20 है, तो 20×5 = 100, तो P बराबर कितना निकल गया 5, यानी प्लस में। ये मेरे पास उत्तल लेंस है तो क्या होगा, +5 डायोप्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 डायोप्टर। तो आप किसी भी अगर डायोप्टर वाला कोई सा भी सवाल है तो आप इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है छठा नंबर, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार क्या इसमें सही होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए U = sin I/sin R। देखिए, स्नेल का नियम यही है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पूछा जाए तो वही होगा स्नेल का नियम। इसका गणितीय निरूपण होता है sin I/sin R। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, परावर्तन का मतलब हुआ किसी भी सतह से टकरा कर लौटना, वो परावर्तन हुआ। और अपवर्तन का मतलब हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो परिवर्तन हो तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। हालांकि दोनों का नियम 2 ही है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का दांत देखने के लिए, अर्थात दांत का बिंब बड़ा होना चाहिए उसके लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, दंत विशेषज्ञ नाक कान गला आदि का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ताकि उन्हें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देनी चाहिए। तो क्या होता है, इससे आपको एक और ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि अवतल दर्पण में कोई सा भी प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर यूज करता है।
तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब देता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। आगे अगला प्रश्न है 9वां नंबर, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? एक कूलम विद्युत आवेश 1.6 × 10⁻19 आवेश प्रोटॉन से बनता है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। अगला प्रश्न है 11 नंबर, लघुपथन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? उसी को लघुपथन भी हम बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? ऑप्शन सी बहुत अधिक, अर्थात विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बदलता रहता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 12 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस? देखिए आप इसे VVI लगा लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए अपसारी अभिसारी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप इसे याद ही कर लीजिए ताकि आगे कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। अपसारी लेंस उत्तल लेंस, अपसारी अवतल और अभिसारी उत्तल, 2-3 बार आप अपसारी उत्तल है, अपसारी उत्तल है या अभिसारी हम ही गलत बोल दिए। अपसारी होगा अवतल, अपसारी अवतल, अभिसारी उत्तल। अपसारी होगा अवतल और अभिसारी होगा उत्तल। आप इसको 2-3 बार रट लीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परितारिका उसके साइज को नियंत्रित करता है। 15 नंबर है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? ये क्वेश्चन कल वाले सेट में भी था कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, काला रंग होता है उदासीन का। अगला प्रश्न है 17 नंबर, एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा? एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए अभिक्रिया आपको 2-3 तरह की मिल जाए, संयोजी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आप अभिक्रिया अलग से किताब में जाकर देख सकते हो, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। 19 नंबर है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, उदासीनीकरण कहलाता है। 21 नंबर है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए संगमरमर का पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लिटमस विलयन ऑप्शन ए, लाइकेन से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा? जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ है? ऑप्शन डी, विरंजक चूर्ण जीवाणु रहित बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। 25 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में से कौन सा उपयोग होता है? उपयोग कौन सा होता है? ऑप्शन ए, एसिड के लिए उपयोग किया जाता है। 26 नंबर है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? ऑप्शन है लोहा का मिश्र धातु है, लोहा में कार्बन मिला दिया जाता है। 27 नंबर, सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार किसका अयस्क है? ऑप्शन में पारा अर्थात मरकरी का अयस्क है। 28 नंबर है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या? ऑप्शन सी, OH है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है?
कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन देता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी टमाटर। अगला प्रश्न 32 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? ऑप्शन बी जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। 33 नंबर है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आंसर होगा ऑप्शन सी एथेनाइक अम्ल। 34 नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, 1 किलोवाट आवर तुल्य है, कितना के बराबर है? ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80 होता है। इसको हम प्रकुंचन बट्टा अनुशिथिलन भी बोल सकते हैं। आपसे प्रकुंचन पूछा जाए तो 120 होगा, अनुशिथिलन पूछा जाए तो वो 80 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा? एनीमिया। ये कल भी बताए थे। आयरन की कमी से आपसे कभी कभी पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया। तो बात यह कि रक्त में आयरन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसीलिए सबकी कमी से एनीमिया रोग होता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या? वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि, भी इसी को कहते हैं। पिट्यूटरी, मास्टर, तीनों इसी को कहते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ड्यूरामेटर कहते हैं। 41 नंबर है, कौन सा अलैंगिक जनित संचारित रोग नहीं है? अलैंगिक जनक संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन डी टाइफाइड, अलैंगिक जन संचारित रोग नहीं है। 42 नंबर, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। लिंग निर्धारण कौन सा करता है मनुष्य में? ऑप्शन बी लिंग क्रोमोसोम। 43 नंबर है, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन सी जॉनसन ने दिया था जीन शब्द। अगला प्रश्न है 44 नंबर, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी डार्विन, जॉन डार्विन। 45 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार? ये कल भी इस पर हम चर्चा किए थे कि ओजोन परत के जिम्मेदार के लिए ऑप्शन सी CFC, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ही ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है। 46 नंबर है, अमृता देवी बिशोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिशोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी जैव संचरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 47 नंबर, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? एक मिनट, ऑप्शन बहुत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 48 नंबर, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है हृदय से? ऑप्शन बी नीले द्वारा पंप किया जाता है। 49 नंबर, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी करता है मेरुरज्जु की रक्षा। 50 नंबर है, तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन सी 3 प्रकार की होती है। 51 नंबर, परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? ऑप्शन सी तंतु पाया जाता है। परागकोश में परागकण पाया जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, फूल का नर जनन अंग क्या कहलाता है? फूल का नर जनन अंग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पुंकेसर कहलाता है।
53 नंबर है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है 54 नंबर, प्लेज्योमोडियम किस प्रजनन विधि को अपनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विखंडन को अपनाता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, पुंकेसर के किस भाग में परागकण होते हैं? पुंकेसर के किस भाग में परागकण होता है? ऑप्शन बी, परागकोश में होते परागकण। अगला प्रश्न है 56 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए, अंडाशय फल में बदलता है। अगला प्रश्न है 57, मानव में लक्षणों की वंशागतिक नियम को किसने प्रतिपादित किया? मानव में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेंडल ने किया। 58 नंबर, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ऑप्शन डी, अंडवाहिका में। अगर ये नहीं रहे तो आपका आंसर रहेगा फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न है 59 नंबर, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यदि नहीं रहे तो वो 46 रहेगा आंसर, तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर, स्पाइरोगाइरा किस प्रजनन विधि को अपनाता है? स्पाइरोगाइरा किस प्रजनन विधि को अपनाता है? ऑप्शन सी, प्रुदभवन प्रजनन विधि को अपनाता है। 61 नंबर है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन बी, 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर, एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? एलपीजी में कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? ऑप्शन ए, ब्यूटेन पाया जाता है एलपीजी में। कौन सा कार्बनिक पदार्थ? तो ब्यूटेन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 63 नंबर, अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व कौन सा? ऑप्शन बी, हीलियम अक्रिय तत्व है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, COOH। अगला प्रश्न है 65 नंबर, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? ऑप्शन सी, C6H6। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6 और H6। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 66 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, H2SO4। 67 नंबर है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? ऑप्शन बी, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 होती है कार्बन की संयोजकता। अगला प्रश्न है 68 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए, 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर, डावेराइन के 3 तत्वों के वर्गीकृत समूह को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्रिय तत्व है हीलियम। 71 नंबर है, किलोवाट घंटा मात्रक। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का मात्रक है। 72 नंबर, 1 के वाट कितने के बराबर होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 वाट के बराबर होता है। 73 नंबर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी, टेस्ला। अगला प्रश्न है 74 नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन सी, मैक्सवेल ने किया था। 75 नंबर है, विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की? फैराडे ने। अगला प्रश्न है 76 नंबर, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू होता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, मोटर में लागू होता है। 77 नंबर, भारत में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 हर्ट्ज होती है। 78 नंबर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगुष्ठ किसकी दिशा को संकेत करते? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा में। 79 नंबर है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू होता है किस में लागू होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत जनित्र में लागू होता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू होता है किस में? आंसर होगा ऑप्शन ए, मोटर में लागू होता है। ये था हमारा आज दूसरा सेट। कल आपको तीसरा सेट भी मिल जाएगा। आपको एग्जाम तक आते आते 4 से 5 सेट दे दिया जाएगा, जो आपको काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका